नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। थर्ड ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रांस की क्रांति के बारे में आज डिस्कस करूंगी। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में। इस समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां और उसकी पत्नी थी मारी एंटोनेट। लुई 16वें के समय में फ्रांस की क्रांति घटित हुई थी। अब लुई 16वां कौन था? लुई नाम से फ्रांस में बहुत सारे शासक हुए और जो 16वां शासक लुई के नाम से जाना गया उसे कहते हैं लुई 16वां। राजा बनते समय वह एक भला तथा सद्भावना वाला व्यक्ति था और उसकी नैतिकता तथा कर्तव्य परायणता भी काफ़ी थी, मगर उसमें इच्छा शक्ति का अभाव था। वह व्यक्ति को परखने की योग्यता नहीं रखता था। अपने आसपास जो प्रभावशाली लोग थे उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता था और इसीलिए वो बहुत समय तक फ्रांस पर राज्य नहीं कर पाया। उसके ऊपर उसकी पत्नी का प्रभाव भी बहुत था, जिसका नाम था रानी मारी एंटोनेट। लुई के राज्याभिषेक के समय वह केवल 19 वर्ष की थी और वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जो कि फ्रांसीसी लोग इसलिए उसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि ऑस्ट्रिया फ्रांस का शत्रु था। मारी सुंदर और उत्साही महिला थी, मगर उसमें बुद्धि का अभाव था और उसकी जो निर्णय शक्ति थी उसका दायरा भी बहुत ही सीमित था। रानी बनने के बाद वो हठी हो गई थी, बहुत ज़्यादा खर्च करती थी, घमंड और अहंकार भी उसको बहुत था और वो विलासीय जीवन व्यतीत करती थी। तो ये तो है, हमने एक स्केच बनाया है लुई 16वें और मारी एंटोनेट का। अब हम आ जाते हैं इस क्रांति के प्रमुख कारण। सबसे पहले हम आते हैं राजनीतिक कारण। उसमें है वहाँ की शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था इस प्रकार की थी कि फ्रांस में जो भी धनवान व्यक्ति होता था वो पैसा से कोई भी पोस्ट खरीद सकता था। फ्रांस में थोड़ी डिस्टेंस पर शासन व्यवस्था बदल जाती थी। लोग अलग अलग इकाइयों के अलग अलग नियमों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। समान नियम का अभाव था। दूसरा पॉइंट है निरंकुश शासन। लुई 16वां और उससे पहले लुई 14वें निरंकुशता में बहुत ही विश्वास करता था। लुई 14वां तो कहता था मैं ही राज्य हूँ, यानी कि प्रशासन की समस्त शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में केंद्रित थी और वह था राजा। अब अगर निरंकुश राजतंत्र में शासक अच्छा है, शक्तिशाली है, तो राज्य अच्छी तरह से चलेगा। मगर अगर शासक प्रभावशाली नहीं है, उसमें योग्यता नहीं है, इच्छा शक्ति और निर्णय बुद्धि का अभाव है, जो अगर अब आमोद प्रमोद में डूबा रहता है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे राज्य का प्रशासन पूरी तरह से टूट जाएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल कारण था वह था आम व्यक्ति को स्वतंत्रता का अभाव। भाषण, लेखन, विचार, अभिव्यक्ति, प्रशासन, धार्मिक स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार की वैचारिक स्वतंत्रता नहीं था। शासन जिसे भी चाहे उसे बंदी बना सकता था और बिना मुकदमा चलाए ही उसे सजा भी दी जा सकती थी। लोगों को कहीं से न्याय मिलने की आशा नहीं थी। कानून और नियम केवल विशेषाधिकार प्राप्त वालों की सहायता के लिए था। इतिहासकार कैटलबी ने कहा है
विशेषाधिकार, रियायत, विमुक्ति, कानून नहीं फ्रांसीसी समाज के आधार थे। उनके शासकों की नीति किसी सिद्धांत पर नहीं, इच्छा पर निर्भर थी। तो ऐसी स्थिति में क्रांति बहुत ही स्वाभाविक थी। अब हम आते हैं सामाजिक पर। फ्रांस का समाज मूलतः 3 भागों में विभाजित था, या 3 श्रेणियों या वर्गों में विभाजित था, या स्टेट्स में विभाजित था। प्रथम श्रेणी थी पादरी वर्ग की। चर्च के अधिकारी काफ़ी संपन्न और शक्तिशाली थे। फ्रांस की पूरी जागीर की भूमि का 20% चर्च के अधिकार में थी, जिससे चर्च को बहुत अधिक आय होती थी और उनको कोई भी कर नहीं देना था। इसके अलावा रोमन कैथोलिक चर्च किसानों से धार्मिक कर भी, या टाइथ जिसे कहते हैं, उसको भी वसूल करते थे। चर्च की आय बहुत थी, मगर वो जनहित में बहुत कम काम करते थे, और साथ ही साथ चर्च में नैतिक पतन शुरू हो गया था। जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो आमोद प्रमोद और भोग विलास में थे, इसलिए जो आम लोग थे उनका उनके प्रति असंतोष बढ़ने लगा। जबकि जो सामान्य पादरी थे वो लोगों के साथ रहते थे और आम लोग उनके प्रति अच्छा सोच रखते थे। क्रांति के समय में इन निम्न पादरियों ने क्रांति का साथ दिया था। दूसरी जो स्टेट या श्रेणी थी वह थी कुलीन वर्ग की। सामंत, राज दरबारी, बड़े बड़े पदाधिकारी। फ्रांस की संपूर्ण भूमि का 1/4 भाग इन कुलीनों के पास था, जो भोग विलास से जीवन व्यतीत करते थे, मगर इनमें एकता का अभाव था। हेजल ने इन सामंतों को 2 वर्गों में विभाजित किया है, सैनिक वर्ग और न्यायाधीश वर्ग। तीसरा वर्ग था आम लोग। इसमें मध्यम वर्ग भी था, कृषक वर्ग भी था और शिल्पी वर्ग भी था। इन लोगों के पास किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे, इन पर सारा कर लिया जाता था और इनको सबसे ज़्यादा असंतोष था। अब तीसरे है आर्थिक कारण। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो फ्रांस की जो कर व्यवस्था थी वो बहुत ही खराब थी। जिनके पास ज़मीन थी, यानी कि पादरी और कुलीन वर्ग, उनसे कर नहीं लिया जाता था, और कृषक वर्ग जो उनसे उनकी आय का लगभग 85% करों के रूप में लिया जाता था। इसलिए इस वर्ग का संपन्न वर्गों के प्रति रोष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, और जब फ्रांस में क्रांति हुई तो किसानों ने हृदय से उनका सही स्वागत किया। इस आंदोलन में दार्शनिकों और विचारकों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने जनता में मौजूद व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति की भावना को जागृत किया, और यह कहना कि उनके कारण क्रांति हुई यह गलत नहीं होगा। उन्होंने लोगों को समाज में, शासन में जो व्याप्त बुराइयां हैं उसको अवगत करवाया और उनमें विद्रोह की भावना पैदा की। इनमें प्रमुख थे मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध रचना द स्पिरिट ऑफ लॉ में लिखा है कि वैधानिक शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और उन्होंने फ्रांस की गड़ी सड़ी संस्थाओं का व्यंग्यात्मक आलोचना करी है। उन्होंने शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने की आवश्यकता पर या शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत को महत्वता दी। वोल्टेयर ने चर्च को बहुत ज़्यादा विरोध किया और उसे बदनाम चीज़ कहा। उनकी रचना 14वें लुई का इतिहास एक अनमोल कृति है, और रूसो ने तो अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है,
किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। रूसो के अनुसार सभी शासन सत्ताओं की उत्पत्ति एक संविदा के द्वारा हुई है, जिसे लोगों ने प्राकृतिक दशा में रहते समय किया था और जिसे वे इच्छा अनुसार बदल सकते थे। अब इसका घटनाक्रम क्या हुआ और यह प्रमुख जो घटनाएं थी उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले एक स्टेट्स जनरल का अधिवेशन होता है, जिसमें फ्रांस के शासक का विरोध किया जाता है। जब शासक इसका विरोध करते हैं तो टेनिस कोर्ट में तीसरा जो वर्ग होता है वो बाहर जाता है और फिर टेनिस कोर्ट जहाँ पर टेनिस खेला जाता था वहाँ पर अधिवेशन होता है और वो शपथ लेते हैं कि वो एक संविधान बनाएंगे। और इस संविधान के बाद यह मान लिया जाता है कि एक संविधान सभा बनेगी जो कि एक प्रजातंत्र की स्थापना करेगी। इसी समय बास्टाइल 14 जुलाई को पेरिस की उत्तेजित भीड़ वर्साय नामक एक प्राचीन किले पर हमला बोल देती है। यह किला सामरिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, मगर यह एक जेल के रूप में बहुत बदनाम हो गया था और राजा की शक्ति और अत्याचार का प्रतीक समझा जाने लगा था। 14 जुलाई को जब यहाँ पर हमला बोला गया और इसका पतन हो गया तो एक तरह से लुई 16वें का दिन बहुत गिनती चुनती के रह गए थे। उसके बाद आता है राजा का पलायन। राजा डर जाता है और इसलिए वो 20 जून 1791 को अपनी पत्नी और राजकुमार के साथ भेष बदलकर पेरिस से भाग निकलता है, मगर लोग उसे पहचान लेते हैं और उसे वापस पेरिस ले जाया जाता है, जहाँ पर वो एक तरह से नज़रबंद कैदी की तरह रखा जाता है। और उसके बाद आता है आतंक का राज्य, जहाँ रोबेस्पियर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है और वह गैलेटिन के द्वारा पहले तो अपने प्रतिद्वंदियों और लुई 16वें को भी सूली पर चढ़ा देता है, मगर उसके बाद धीरे धीरे लोग उससे इतना परेशान हो जाते हैं कि उसको भी गिलेटिन पर चढ़ा देते हैं और फ्रांस में आतंक के राज्य का अंत होता है। अब हम देखते हैं कि इस जो महत्वपूर्ण जो फ्रांस की क्रांति थी उसके क्या प्रमुख प्रभाव थे। पहला, जो फ्रांस की जो सामंती व्यवस्था थी उसका अंत होता है, जो निरंकुश राजतंत्र होता है उसका अंत होता है। दूसरा, व्यक्ति विशेष को महत्वता दी जाती है, व्यक्ति की को गरिमा स्वीकार की जाती है, जनता को विचारों की अभिव्यक्ति ही शासन के स्वरूप का आधार मानी जाती है। समाजवाद का प्रारंभ भी हम फ्रांस की क्रांति से देख सकते हैं, क्योंकि जो विशेषाधिकार हैं उनको समाप्त करके समाजवादी व्यवस्था की पृष्ठभूमि यह आंदोलन करता है, यह क्रांति करता है। निरंकुश राजतंत्र पर तो अंकुश लग ही जाता है और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति के जो ये नारा था उसने पूरे विश्व में एक परिवर्तन लाने का कार्य किया। धन्यवाद।